हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला कौन सा लॉ है। 5 लॉज हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहा जाता है। तो इस लॉ को सबसे पहले चलिए देख लेते हैं। अब लॉ पढ़ रहे हैं तो हम ये भी देख लें कि इस लॉ को कब और किसने दिया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन in the year 1774 और ये दिया गया था लेविशर ने। एंटनी लेविशर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए आते हैं स्टेटमेंट पर कि स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि उसी स्टेटमेंट पे बेस्ड हम अपना डिस्कशन करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। सबसे सिंपल, सबसे आसान सा लॉ है इस दुनिया का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये स्टेटमेंट कहता है कि in a chemical change the total mass of the reactant is equal to total mass of the product। या ये भी कह सकते हैं matter can neither be created nor destroyed। ये दो बातें हैं laws of conservation of mass की। तो अब हम इन दो स्टेटमेंट पे डिस्कशन करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, कैसे हो जाती है ये सारी चीज, वाकई में ये ट्रुथ है कि नहीं है। तो इस पे हमको डिस्कशन करना है। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, पहले एग्जाम्पल से हम ये समझ रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, किसी भी रिएक्शन के होते समय आपको पता है दो एसेंशियल चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका वो रिएक्टेंट है और जो राइट हैंड साइड में है वो आपका प्रोडक्ट। तो मान लीजिए एक रिएक्शन है, सबसे सिंपल अल्फाबेट अपन लोग उठा लेते हैं, A+B, इसको हमने रिएक्टेंट मान लिया और ये जब रिएक्ट हुए तो इन्होंने क्या दे दिया, C+D। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो भी मास, जो आपका रिएक्टेंट का मास होगा, जितना अमाउंट आपके रिएक्टेंट में होगा उतने वो रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट में आपको उतना ही मिलेगा। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होगा वही मास आपका प्रोडक्ट का भी होगा, दोनों मास एक दूसरे के इक्वल होंगे। अभी हम स्टेटमेंट के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं रिएक्शन। सो A+B gives C+D, इसका मतलब है मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इज गिव्स मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D। अब एग्जाम्पल देखिए, A और B को हम ना लेते हो, एक जेन्युइन से एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर के फॉर्मेशन का। और भी एग्जाम्पल है, कोई जरूरी नहीं इसे वाटर के फॉर्मेशन का है। तो मैंने एक एग्जाम्पल ली हूँ कि H2 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ इन द गैसियस स्टेट, और ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, H2O बना रहा है। इसको हमने बैलेंस कर दिए। तो 2 molecules of H2 reacts with O2 gas to give 2 molecules of water, 2H2O, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब चलिए अब मास देख लेते हैं, क्या ये जो लिखा है वो वाकई में सही है कि नहीं। क्या मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट आता है अगर कोई भी रिएक्शन दिया हुआ हो तो हमारे पास ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें अभी देख लेते हैं। देखिए कितने हाइड्रोजन दिए हैं, 2, और कितने हैं हाइड्रोजन के एटम, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 into 2 कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए बढ़िया है। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पहले भी मैंने बताया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो मास हो जाएगा 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 16 into 2, कितना आ जाएगा, 32। ठीक, अब देखिए ये तो आ गया किसका, अपना रिएक्टेंट वाले साइड का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आया 4 और ऑक्सीजन का आया 32। इन दोनों को अगर आप प्लस कर दो तो 4 + 32 जो है वो 36 आ जाता है। अगर हम प्रोडक्ट के साइड में देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितने हैं यहाँ पे भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, हाइड्रोजन के, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, ऑक्सीजन के, तो ये भी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके रिएक्टेंट का मास था और प्रोडक्ट के मास था दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो भैया इस रिएक्शन से तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जो लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, ये मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट और बोले हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मतलब कि उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और हम इस रिएक्शन को अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल सही बात है। हम देख सक रहे हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या है, उस न्यूमेरिकल को कर लेंगे तो थोड़ा 1-2 न्यूमेरिकल को करने से हमको और क्लियर हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं कंजर्वेशन के बारे में वो सही है कि नहीं। तो चलिए फटाफट एक न्यूमेरिकल देखते हैं। When 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कभी भी आप नाम लिखते जाओ तो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, आपको क्या है ना याद होता जाएगा। तो ये NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सो व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट is added
टू अ सोल्यूशन ऑफ CH3COH, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, weighing 10.0 gram, it is observed that 2.2 gram of carbon dioxide is released in the atmosphere. The residue left behind is found to weigh 12.0 gram. So these observations are in agreement with the law of conservation of mass. पढ़ दिया मैंने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को आप समझो। देखो, कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सोल्यूशन की जो हेडिंग साइड में लिख लेते हो ना, आप सोल्यूशन करने जा रहे हो, बने ना बने तो आप लिखते हो सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जब लिखते हैं तो सबसे पहले आप गिवन कंडीशन लिख लिया करो। जब आप गिवन लिख लेते हैं तो आपको आधी चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है कि मुझे क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या दिया है, तो आप उसी के बेसिस पर चलना शुरू हो जाते। तो चलिए हम एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 4.2 ग्राम जो है क्या लिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को किसमें मिला दिए हमने, एसिटिक एसिड में मिला दिए, जिसका वेट कितना है, 10.0 ग्राम है। यहाँ तक समझ में आया, 10.0 ग्राम इज ऑब्जर्व। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को 10 ग्राम एसिटिक एसिड में मिलाए तो जो प्रोडक्ट मिल रहा था उसमें ये बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में। कितना ग्राम दे रहा है, 2.2 दे रहे हैं। अब जो रेसिड्यू बचा है, इसमें क्वेश्चन में आपको बताया नहीं कि रेसिड्यू क्या बचा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एक प्रोडक्ट। अब जो बचा हुआ रेसिड्यू है उसका वेट दे दिया है कि 12 ग्राम है। अब वो आपको निकालना है कि जो रेसिड्यू है वो क्या है, वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। मुझे क्वेश्चन को देखते हुए ये सिंपल से समझ में आ रहा है कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, NaHCO3, नाम फॉर्मूला दोनों लिखते चलिए। कितना दिया है, 4.2 ग्राम। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, एसिटिक एसिड दिया है CH3COH, का वेट कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है। अब एक और नेक्स्ट में आइए, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है आपको, सब थाली में परोस दिए आपको। सिंपल, ये सिंपल चीजें हैं जो आपको सामने दिख रही हैं, तो जो दिख रही है उसको क्लियरली लिख लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी कितना दे दिया, 2.2 ग्राम है। अब यहाँ पे एक चीज लिखा है लास्ट में कि जो रेसिड्यू है, तो आप क्या लिख लो, रेसिड्यू इज इक्वल्स टू 12.0 ग्राम। अभी आपको नहीं पता है रेसिड्यू क्या है, तो ये सारी गिवन कंडीशन मैंने लिख के रेडी कर ली। अब मैं देखते हैं कि एक्चुअली में जो रेसिड्यू है वो क्या है, कैसे पता चलेगा। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो चाहे आप न्यूमेरिकल करो चाहे आप आंसर लिखो, केमिकल रिएक्शन के बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट होता है। आप इस चीज को मान लो। तो हमेशा आपको क्या है, केमिकल रिएक्शन लिखना ही चाहिए, एक अच्छी हैबिट है। तो चलिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। जो बोला है उसने न्यूमेरिकल में हम वैसे वैसे केमिकल रिएक्शन को लिखते जाते हैं। अब इसमें ये बोला है कि NaHCO3 जो है, लिख दो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस CH3COH ऐड किए है ना, तो इसको लिख दिए। ये आपका कौन सा साइड हो गया, रिएक्टेंट साइड हो गया। चलिए एरो देते हैं। अब एक प्रोडक्ट तो लिख लो, क्योंकि पता है क्वेश्चन वालों ने दे दिए, तो लिख देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट बन गया। एरो का साइन बना दो ऊपर की तरफ, ये दिखाने के लिए कि गैस जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ऐसा ये जो साइन है वो ये शो करता है। इसका वेट इसके नीचे लिख लीजिए, कितना है, 2.2 ग्राम है। चलिए अब हमको हमारा रेसिड्यू नहीं पता है लेकिन उसका वेट पता है 12 ग्राम है। कैसे पता करें, रिएक्शन करते समय, अभी स्टार्टिंग है आपकी केमिस्ट्री पढ़ने की, तो मैं आपको जस्ट सिंपल बोलूंगी फिर और आप समझ लोगे कि जब आप कभी भी रिएक्शन करें तो क्या करें, हर एक एटम के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर उसका साइन लगा लो कि कौन से किस फॉर्म में है। सोडियम के ऊपर प्लस होता है, कार्बोनेट के ऊपर माइनस होता है। अब यहाँ पे जैसे CH3COOH है तो यहाँ पे CH3COO के ऊपर माइनस साइन होता है, H के ऊपर प्लस साइन होता है। तो जब आप इस तरीके से बना लेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, साइंस में एक चीज हमेशा आप सुनते होंगे कि नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट। तो प्रोडक्ट में आप कभी भी ध्यान देना, जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें दोनों जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, AB जो बनता है वो हमेशा क्या रहता है, दोनों का साइन अलग अलग रहता है। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर वही जो अगर हम देखें कि ऑपोजिट चार्जेस प्लस और माइनस हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करके क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। चलिए तो हम देख पा रहे हैं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। मान लो हम इस कार्बोनेट का CO2 हटा दें तो यहाँ पे कितना बचा, एक ऑक्सीजन बचा है। अब आपके पास देखिए क्या क्या बचा है, मेरे पास बचा है CH3COO, Na बचा है और 2 हाइड्रोजन बचे हैं। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो चलो एक और अपन प्रोडक्ट निकाल देते हैं। क्या निकल गया, वाटर, H2O निकल गया। ठीक है, H2O में भी आप देख पा रहे हो जो मैंने आपको बोली हूँ
कि एक जो है वो क्या है प्लस में है और दूसरा क्या है माइनस में है। अब देखिए अब बचा क्या आपके पास बचा है CH3COO माइनस और क्या बचा है Na प्लस। Na के ऊपर प्लस साइन होता है, तो ये जो है दोनों क्या हो जाएंगे आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे CH3COONA। तो जो रेसिड्यू था हमारा, जो ये बोल रहे थे कि 12.0 ग्राम रेसिड्यू है, वो क्या है आपने कुछ सेल ऊपर गिवन में लिख के रखे थे। रेसिड्यू क्या है आपका CH3COONA। इसका नाम क्या होता है सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। ये रेसिड्यू हमको मिला जिसका वेट था 12.0 ग्राम। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सबके नीचे सबका वेट लिख लो कि 4.2 ग्राम क्या दिया है सोडियम कार्बोनेट दिया है, 10.0 ग्राम क्या दिया एसिटिक एसिड दिया, लिख लिया हमने। इन दोनों का अगर हम सम करें मतलब 4.2 प्लस 10.0 कर लीजिए, सम एडिशन आता ही है आप लोग को, तो ये कितना आएगा 14.2 ग्राम आ जाएगा। उसी तरीके से आप प्रोडक्ट का एडिशन करो 12.0 ग्राम प्लस 2.2 कितना आ रहा है 14.2 ग्राम आ रहा है। कोई गलत तो नहीं है, सही है बिल्कुल। आप देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट का जो मास था वो किसके मास के इक्वल है, प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, तो दोनों का मास क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ इस न्यूमेरिकल को देखते हुए हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आई विल गिव यू वन मोर न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए फटाक से। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate. Is the law of conservation of mass true? ये सारी चीजें आपको दी हैं और ये पूछ रहा है क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है या नहीं है। क्या बताया मैंने आपको पहले, क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन कंडीशन। चलिए पहले गिवन कंडीशन लिखते हैं, फिर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस न्यूमेरिकल के ऊपर। गिवन क्या क्या है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सिंबल Ag, नाइट्रेट के लिए होता है NO3, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा AgNO3। तो क्या यहाँ पे दिया है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, नहीं दिया है, पहले ही पूछ ले रहा है क्या होगा मास सिल्वर नाइट्रेट का, तो हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लो, अभी हमको नहीं पता। दूसरा क्या दिया है 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, NaCl का मास दिया है 5.85 ग्राम, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया है 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड फॉर्मूला AgCl, इसका मास दिया है 14.35 ग्राम, ये भी हमने गिवन में लिख लिया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट दे दिया भैया, तो सोडियम नाइट्रेट अभी बताइए नाइट्रेट के लिए NO3 लिखते हैं, ठीक है, सोडियम है और सोडियम के लिए क्या लिखते हैं Na लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया NaNO3। आप कैसे करके पढ़ा करो पता, कंफ्यूज हो जाओगे, तो लिख लिया करो नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइल, सबका सामने सामने लिख लो तो आपको क्या है याद रहेगा। नाइट्रेट के लिए NO3 हो गया। चलिए तो सोडियम NaNO3 इसका कितना दिया है 8.5 ग्राम दिया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चार चीजें हैं जिनमें से एक का मास नहीं दिया है और बाकी तीन का मास आपको दिया हुआ है और एक का मास निकालना है। देखिए सोल्यूशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बहुत सारे मैथमेटिकल तरीके होते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ आपको उसी पे स्टिक हो जाना है, आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, पहले तो हमने गिवन लिख लिया, अब हमको क्या लिखना है रिएक्शन लिखना है। विदाउट रिएक्शन योर आंसर इज इनकम्प्लीट, आई एम टेलिंग यू, केमिस्ट्री विदाउट रिएक्शन इज टोटली इनकम्प्लीट। सो माई नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द रिएक्शन, सो आई विल बी राइटिंग द रिएक्शन। अब क्या रिएक्शन लिखना है, जो जैसा दिया उसको उतारते जाओ। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट को जब आप रिएक्ट करवाएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, मतलब कि AgNO3 प्लस NaCl लिख दिया, ये रिएक्टेंट हो गया, गिव्स क्या देगा, इसमें नाम लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि Ag क्या क्या देगा आपका AgCl देगा और NaNO3 देगा। अगर मान लो नहीं दिया है तब भी आपको रिएक्शन लिखते आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताई हूँ क्या करना है आपको रिएक्शन बनाने के लिए, कि आपको समझ में नहीं आता कि प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन एटम्स के ऊपर या किन एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और किन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। ये बस थोड़े समय की बात है जो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो आप देखिए सिल्वर जो है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव साइन, AgNO3 लिखिए आपने, तो इस AgNO3 में Ag के ऊपर होता है प्लस, NO3 के ऊपर होता है माइनस। अब NaCl में भी क्या होता है, सोडियम के ऊपर होता है प्लस और Cl के ऊपर होता है माइनस। अब मैं कैसे समझूं कि मुझे क्या बनाना है, मैंने आपको क्या बताई, पॉजिटिव वाला किसके साथ जाके मिल जाता है, नेगेटिव के साथ,
तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ag जो है वो प्लस वाला ढूंढेगा, कहाँ है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, Cl नेगेटिव है, तो इसने क्या बना लिया, AgCl बना लिया। दूसरा प्रोडक्ट बचा सोडियम, वो भी ढूंढेगा दूसरे वाले को, क्योंकि नेगेटिव जो है एंड जो है ट्रैक करते हैं। अब ये जो आपका सोडियम है ये भी किसको ढूंढेगा, नेगेटिव वाले को ढूंढेगा, क्योंकि ये प्लस है, तो Na+ जो है वो जाके किसके साथ मिल जाएगा, NO3 के साथ मिल जाएगा, और ये क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट। हमेशा हर फॉर्मूले के नीचे नाम लिखो आप, उसका केमिकल नेम आप लिखते चलोगे तो याद होता जाएगा। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड और ये आपका हो गया सोडियम नाइट्रेट। चलिए तो आप देखते हैं रिएक्टेंट में AgNO3 का मास तो हमको दिया नहीं है, चलिए हम x मान लेते हैं, जो आज तक आप मैथ्स में सॉल्व करते आए हो, सिंपल सा सोल्यूशन। और दूसरा वाला जो है इसका मास दिया है 5.85 ग्राम, लिख दिया उसके नीचे, तो ये क्या हो गया, x + 5.85 ले सकते हैं अपन। अब प्रोडक्ट का देखिए, प्रोडक्ट में तो दिया ही हुआ है सीधे सीधा 14.35 ग्राम प्लस 8.5 ग्राम। कभी भी यूनिट आप साथ में लिखा करो, क्योंकि बहुत टाइम में क्या होता है कि मान लीजिए कि हम डिवीजन कर रहे हैं तो आखिरी में एंड में कौन सा यूनिट आना है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप साथ में यूनिट लिखते हुए चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी यूनिट कहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, क्या आखिरी में बच रहा है। तो हमने यूनिट जो है साथ में लिख लिया है। चलिए अब आप ये देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया कि प्रोडक्ट में दिया है 14.35 ग्राम प्लस 8.5, इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.85 ग्राम आ गया। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में था, जो रिएक्टेंट में लिखा था x + 5.85, क्या करोगे, क्योंकि ये जो 5.85 था कौन से साइन के साथ था, प्लस के साथ था, जब वो राइट में जाएगा तो किस साइन में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x = 22.85 ग्राम माइनस 5.85 ग्राम, कितना आंसर आ गया, 17.0 ग्राम आ गया। तो आपका जो AgNO3 है उसका मास कितना हो जाएगा, 17.0 ग्राम हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि 17.0 ग्राम तो AgNO3 का मास आ गया जो पूछ रहा था। अभी भी आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, ये तो मैंने जो 17.0 निकाला है ये तो सिल्वर नाइट्रेट का मास निकाला है, तो यहाँ पे कहा रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट हो गया। तो ये 17.0 ग्राम को x की जगह पे रख के देख लो कि सही में भैया मैं सही बोल रही हूँ या ऐसी हवा में बात कर रही हूँ। तो 17.0 ग्राम प्लस 5.85 इसको ऐड करिए, और इस साइड का तो आप ऐड कर ही चुके हैं प्रोडक्ट का 22.85, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, 17.0 प्लस 5.85 को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 22.85 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्टेंट जो है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब जो आपके लेक्चर हैं जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है वो करेक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का न्यूमेरिकल करने के बाद मेरा आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के बारे में सोचिए और आप मुझे इसका आंसर देंगे। बताइए कि स्टेटमेंट है अ बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती के जलने को कह रहे हैं पर, अ बर्निंग ऑफ कैंडल स्लोली डिक्रीजेस इट्स मास एंड फाइनली नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। सिमिलरली स्पिरिट, petrol or kerosene on combustion completely disappears and no visible residue is left behind. दूसरा क्वेश्चन, a piece of charcoal on ignition continues to burn and leaves behind only ash as residue. The weight of this ash is found to be much less than that of the original piece of charcoal. तीसरा क्वेश्चन, a piece of camphor जिसे आप कपूर कहते हैं, on being left exposed to atmosphere, हम अगर उसको खुला छोड़ दें एटमॉस्फेयर में, diminishes in size and the loss of its weight is noticed. ये है 3 क्वेश्चन। अब ये तीनों चेंजेस को देखते हुए हम ये देख पा रहे हैं कि जो मास है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मास जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एंड ये सारे अबाउ चेंजेस हमको ये बता रहे हैं कि मास जो है वो क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द अबाउ केसेस। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है, और जो कि ऐसा नहीं है। हमने पढ़े हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है, और हमने देखे हैं इसको प्रैक्टिकली, हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो कैसे, क्या आइडिया है इसके पीछे, आप इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है मुझे। सोचिए कि ये चीज़ें कैसे होंगी, ये कैसे ट्रू है, कैसे इनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है या नहीं है, अगर है तो कैसे है और अगर नहीं है तो कैसे है। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आपके आसपास होती हैं, पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
I'll be waiting for your answer. Thank you so much. We'll be seeing you in the next video.